गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें ताकि आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित नए प्रकार के वीडियो उपलब्ध हो सके। टॉपिक चल रहा था केचुए की संरचना और उसका कृषि में क्या इम्पोर्टेंस महत्व रहता है। कल अपन ने केचुए की बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन कर लिया। आज का अपना टॉपिक रहेगा केचुए की आंतरिक संरचना का अध्ययन, जिसमें श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और जनन तंत्र जैसे सिस्टम इसमें किस प्रकार से काम करते हैं के बारे में अध्ययन करें। पहला है केचुए का श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम। हालांकि केचुए में श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है, इसमें श्वसन नम त्वचा के द्वारा होता है। ऑक्सीजन त्वचा के दिए हुए द्रव में घुलकर रक्त की कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का भी रक्त प्लाज्मा में घुलने के पश्चात बाहर त्याग कर दिया जाता है। इसके रुधिर में प्लाज्मा में घुली अवस्था में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचती है। सिंपल सा सिस्टम है, कोई स्पष्ट अलग से श्वसन तंत्र जैसी संरचना इसमें देखने को नहीं मिलती है। इसका मुख्य श्वसन अंग है वो होती है नम त्वचा। नम त्वचा के द्वारा ये श्वसन की क्रिया संपादित करती है। वातावरणीय ऑक्सीजन को इन त्वचा के द्वारा दिए हुआ सिलोन दिए हुए द्रव में इसको क्या कर देती है, भर देती है, जिसके कारण कोशिका उसको अंदर की ओर ग्रहण कर लेती है और प्लाज्मा में घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निष्कासित कर लिया जाता है। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर त्यागना और ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करने जैसी प्रक्रिया वो संपादित हो पाती है। दूसरा है रक्त परिसंचरण तंत्र। केचुए में बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद प्रकार का मतलब हुआ कि इसमें रक्त वाहिनियां एवं वाहिका बंद नलिकाओं के अंदर बहता है, तो उसको कहते हैं बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त भित्ति युक्त नलिकाओं के अंदर बहता है। इसके रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल नहीं पाई जाती है। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहने के कारण रक्त का रंग इसका लाल होता है। ये हम भी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में रहता है, जिसके कारण इसका रक्त का रंग कैसा हो जाएगा, लाल होगा। अतः 4 जोड़ी नलिकाकार आकार में पेशीय, स्पंदनशील एवं कपाट युक्त होते हैं, जो 17वें, 9वें, 12वें एवं 13वें खंड में पाया जाता है। ये है इसका रक्त परिसंचरण तंत्र। खुले बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में रहता है, जिसके कारण इसके रक्त का रंग लाल होता है। 4 जोड़ी नलिकाकार पेशीय, स्पंदनशील, कपाट युक्त होता है, जो 7वें, 9वें, 12वें एवं 13वें खंड में उपस्थित होता है। ओके, अगला है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन का मतलब होता है कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और इस पूरी प्रक्रिया को संपादित करने के लिए जो तंत्र हमारे शरीर में काम करता है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। केचुए के उत्सर्जन तंत्र
नेफ्रिडियल तंत्र के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मुख्य उत्सर्जी अंग है वो क्या होता है? नेफ्रिडिया पाया। क्या पाया जाता है? नेफ्रिडिया। और नेफ्रिडिया से इसका हो गया नेफ्रिडियल सिस्टम। शरीर के प्रथम 3 खंडों को छोड़कर शेष सभी खंडों में प्रत्येक खंड के भाग में नेफ्रिडिया के सभी भाग स्थित होते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। प्रथम 3 खंडों को छोड़ करके केचुए के समस्त खंडों में ये नेफ्रिडिया पाया जाता है। नेफ्रिडिया उत्सर्जन करने वाले सूक्ष्म नलिकाओं का समूह है जिसमें सीधी पाली एवं कुंडलित पाली प्रकार की नलिकाएं होती है। कार्य के आधार पर नेफ्रिडिया को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, बहिर्मुखी नेफ्रिडिया, जिसको कहते हैं एक्सोनेफ्रिक प्रकार का एक्सक्रीटरी सिस्टम, अर्थात जो सीधे शरीर के बाहरी भाग में खुलकर उत्सर्जन का कार्य करता है, उसको कहते हैं एक्सोनेफ्रिक। यानी कि ऐसा नेफ्रिडिया जो सीधा शरीर के बाहरी भागों में खुलता है और उत्सर्जन की कार्य को संपादित करता है, उसे एक्सोनेफ्रिक बहिर्मुखी नेफ्रिडिया कहते हैं। एवं आंत्रमुखी नेफ्रिडिया, जिसको कहते हैं एंटेरोनेफ्रिक, जो सीधे आहार नाल में खुलते हैं और आहार नाल में उत्सर्जित होने वाले पदार्थों में उपस्थित जल की मात्रा का अवशोषण होने से केचुआ अपने शरीर की नमी को बनाए रखते हुए उत्सर्जित उत्पादों को शरीर से बाहर निष्कासित करने का कार्य संपादित करता है। तो इस प्रकार से केचुए का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जिसको नेफ्रिडियल तंत्र के नाम से भी जाना जाता है, इसमें उत्सर्जन की कार्य के लिए मुख्य अंग नेफ्रिडिया होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक्सोनेफ्रिक और एंटेरोनेफ्रिक। एक्सोनेफ्रिक प्रकार का नेफ्रिडिया सीधा शरीर से बाहर के भागों की ओर खुल करके उत्सर्जन की कार्य को संपादित करता है, और एंटेरोनेफ्रिक है वो आंतरिक नेफ्रिडिया है जो आहार नाल में उत्सर्जित पदार्थों को अवशोषित करके शरीर से बाहर निष्कासित करने का कार्य संपादित करता है। फॉर तंत्रिका तंत्र, केचुओं में सुविकसित एवं खंडित प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, जिसके 3 भाग हैं। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। 3 प्रकार की तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में एक अग्र तंत्रिका वलय एवं एक अधर तंत्रिका रज्जु होते हैं, यानी कि पूरे सेंटर वाले भाग में वो ये मौजूद होती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र तंत्रिका वलय व अधर तंत्रिका रज्जु से निकलने वाली तंत्रिका परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। इस तंत्र से परमस्तिष्क गुच्छिका के पार्श्व से 8 से 10 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलकर देह भित्ति, प्रोस्टोमियम, मुख गुहा व ग्रसनी को जाती है। इन तंत्रिकाओं में संवेदी एवं प्रेरक दोनों प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। मुख्यतः तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? संवेदनाओं को ग्रहण करना, उद्दीपन ग्रहण करना। पहला, सामंजस्य एवं संप्रेषण, सामंजस्य कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन का कार्य संपादित करती है। संप्रेषण एवं सामंजस्य स्थापित करना। तंत्रिका तंत्र में 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। एक होते हैं संवेदी तंतु जो बाहरी एवं आंतरिक संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, और दूसरे प्रकार के होते हैं जिसको कहते हैं
प्रेरक तंतु जो मस्तिष्क से सूचना को लेकर के शरीर के उस अंग तक पहुंचते हैं जहां से इनको संवेदना प्राप्त हुई है। आगे बात समझ। तो ये दो प्रकार के तंतु, संवेदी तंतु बाहरी एवं आंतरिक उद्दीपनों को ग्रहण करेगी, एवं दूसरे प्रेरक तंतु होते हैं जो मस्तिष्क तक सूचना पहुंचा करके वापिस उसी अंग तक इनके संदेशों को पहुंचाने का कार्य संपादित करती हैं। तीसरी, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये तंत्रिका तंत्र जालिका के रूप में होती है जो मांसपेशियों के अंदर व आर नाल तक फैला होता है। केंचुए का जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। केंचुआ एक द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी है। द्विलिंगी का मतलब है, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, मादा जनन छिद्र और नर जनन छिद्र, यानी कि एक ही प्राणी में नर एवं मादा जनन अंग उपस्थित होते हैं। तो ये हो गए प्राणी कौन से, द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी। फिर भी इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। उभयलिंगी होते हुए भी, हर्माफ्रोडाइट होते हुए भी जनन कौन सा पाया जाता है, लैंगिक। क्यों? क्योंकि केंचुए में पूर्वता प्रोटेंड्रस अवस्था पाई जाती है, अर्थात नर जननांगों का विकास मादा जननांगों से पूर्व होता है। इसको कहते हैं पूर्वता, यानी कि पूर्वता का मतलब हुआ कि नर जनन अंगों का विकास मादा जनन अंगों से पहले ही हो जाता है, जिसमें नर जनन अंग के अंतर्गत टेस्टिस, वसन कोष, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथियां एवं सहायक ग्रंथियां होती हैं, और मादा जनन अंगों के रूप में अंडाशय, अंडकील, अंडवाहिनियां, मादा जनन छिद्र एवं शुक्र ग्राहिका जैसे अंग होते हैं। केंचुए में मैथुन की क्रिया भूमि के अंदर एवं वर्षा ऋतु में नम शांत रात्रि में 1 घंटे तक लगभग होती है, जिसमें दो केंचुए अधर सतह से इस प्रकार मिलते हैं, इसके सिरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाते हैं, और इस प्रकार से दोनों केंचुए के नर जनन छिद्र एक दूसरे की शुक्र ग्राहिका छिद्रों के सामने की ओर आ जाते हैं। उसके पश्चात नर जनन छिद्र उभर करके एक पेपिला के समान संरचना बनाता है, जिसमें शुक्र द्रव्य प्रोस्टेट द्रव्य का आदान प्रदान हो जाता है, और उसके पश्चात शुक्र ग्राहिकाओं में इसका संग्रहण कर लिया जाता है। यानी कि अब मैथुन की क्रिया में दोनों केंचुए हैं वो रात्रि में जनन करते हैं। मैथुन की क्रिया रात्रि में करते हैं, जब वातावरण शांत हो, भूमि नम हो, तब दोनों केंचुए हैं वो विपरीत दिशा की ओर आते हैं। जैसे विपरीत दिशा की ओर आएंगे तो नर जनन छिद्र मादा जनन छिद्र के संपर्क में आएगा, और दूसरे केंचुए का मादा जनन छिद्र नर जनन छिद्र के संपर्क के अंतर्गत आ जाएगा, जिसके दौरान नर जनन अंगों के माध्यम से इनका प्रोस्टेट यानी कि शुक्र द्रव्य एवं प्रोस्टेट द्रव्य का आदान प्रदान हो जाता है, और जो क्लाइटेलम वाला भाग है वहाँ पर है वो इसमें कोकून का निर्माण है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही कोकून बन जाता है तो उस कोकून से पार होते हुए केंचुआ धीरे धीरे बाहर निकल जाता है, और वो कोकून वाला भाग वहीं पर पड़ा रहता है और धीरे धीरे नए प्रकार के केंचुओं में विकसित हो जाता है। इस प्रकार प्रोस्टेट द्रव्य एवं शुक्र द्रव्य का आदान प्रदान हो जाता है, और इनका शुक्र ग्राहिकाओं में संग्रहण कर लिया जाता है। कोकून का निर्माण क्लाइटेलम के द्वारा होता है। कोकून में ही निषेचन क्रिया संपन्न होने के कारण केंचुए का निषेचन बाह्य प्रकार का होता है, और केंचुए में
निषेचन की क्रिया संपादित होती है और केचुआ में क्लाइटेलम या कोकून में निषेचन होता है। इसके कारण इसमें बाह्य प्रकार का निषेचन पाया जाता है। एक कोकून से एक ही केचुए का निर्माण होता है। केचुआ कोकून का निर्माण तब तक करता रहता है जब तक शुक्रग्राहिका से शुक्राणु समाप्त नहीं हो जाते हैं, यानी कि शुक्रग्राहिका से जब तक शुक्राणु समाप्त नहीं होते हैं तब तक कोकून का निर्माण होता रहता है। तो इस प्रकार से केचुआ जनन की क्रिया को संपादित करने का कार्य संपन्न कर लेता है। अगले लेक्चर वीडियो में अपन केचुए की पाचन तंत्र और उसकी एलिमेंट्री कैनाल और पाचन की क्रिया किस प्रकार से संपादित करता है के बारे में अध्ययन करेंगे। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।